जय जनिंदर दोस्तों आज हम बात करेंगे केंद्राधिपति दोष के बारे में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा जो योग है जिसके ऊपर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, क्योंकि केंद्राधिपति दोष है किस प्रकार लगता है, किस प्रकार बनता है, बहुत सारी विचारधाराएं चलती हैं। दो प्रकार के थॉट्स ऑफ स्कूल चलते हैं जिसमें से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। मोस्ट ऑफ ये जो टॉपिक है अधूरा है, यानी इस पर सच्चाई क्या है पूरी तरह से किसी को नहीं पता। मैं दोनों पक्ष इस वीडियो में रखूंगा, लेकिन सच्चाई क्या है उसका फैसला आपको ही करना है, क्योंकि शास्त्रों में भी इस केंद्राधिपति दोष के बारे में कुछ विशेष रूप से सच्चाई नहीं बताई गई है। सिर्फ थोड़ा सा व्यू देकर छोड़ दिया गया है और उसके आधार पर हर एस्ट्रोलॉजर ने इसको अपने अपने ढंग से व्यक्त किया है। तो आइए चलते हैं इस केंद्राधिपति दोष के बारे में और आपको बताता हूं कि केंद्राधिपति जो दोष होता है, आपको पता है कि बुध के लग्नों में गुरु को लगता है और गुरु के लग्नों में बुध को लगता है। तो सबसे पहले ये है कि अगर गुरु का लगन है, यानी अगर हमारा धनु लगन है और मीन लगन है, तो इसमें बुध ग्रह को केंद्राधिपति दोष लगेगा। और अगर बुध का लगन है, यानी मिथुन लगन और कन्या लगन, तो इसमें गुरु को केंद्राधिपति दोष लगेगा। सबसे पहले हम ये दो ही लगनों को लेकर चलते हैं, यानी टोटल चार ही लगन है जिसमें केंद्राधिपति दोष लगता है। वैसे कुछ लोग शुक्र को भी, चंद्र को भी केंद्राधिपति दोष में ले लेते हैं कुछ विशेष लग्नों में, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम क्लासिकल की बात करते हैं या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो इसी दो लग्नों में ही, यानी टोटल चार लग्नों में ही आपको केंद्राधिपति दोष मिलेगा। यानी गुरु के लगन में बुध को और बुध के लगन में गुरु को, ये केंद्राधिपति दोष। सबसे पहले ये परिभाषा आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप इस चीज को अपने माइंड में रखें और फिर देखें। अब हम यहाँ पर 3 नंबर ले लो चाहे 6 नंबर ले लो, हम बुध का लगन लेने की कोशिश करते हैं और गुरु को केंद्राधिपति दोष इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो गुरु को केंद्राधिपति कौन दोष कैसे लगेगा? जो पहला स्कूल ऑफ द थॉट्स देता है, जो 90% लोग इसी बात को मानते हैं कि केंद्राधिपति दोष कब लगता है, जब केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठ जाता है। यानी गुरु अगर लगन में बैठ जाएगा, गुरु अगर चौथे घर में बैठ जाएगा, गुरु अगर सप्तम घर में बैठ जाएगा, गुरु अगर दसम घर में बैठ जाएगा, तो केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। और केंद्राधिपति दोष लगने से गुरु के शुभ परिणामों में कमी आ जाती है। ऐसा आपने कुछ कुंडलियां देख भी लोगे तो उसमें आपको लगेगा कि शायद इसकी महादशा में आपको अच्छा फल नहीं मिला, इसकी महादशा में आपको इतना नहीं मिला, इतना नहीं मिला, और हम केंद्राधिपति दोष उसको मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी पूर्ण रूप से नहीं है। केंद्राधिपति दोष की पहली शर्त जो सभी लोग मानते हैं कि गुरु केंद्र में हो, बुध के लग्नों में अगर गुरु केंद्र में होता, पहला चौथा सातवां दसवां घर में, तो गुरु को केंद्राधिपति दोष लगता है। ये पहला नियम है, जिससे शुभ परिणामों में कमी आ जाती है। मोस्ट ऑफ द केस पहला थॉट्स ये मानता है। अब हम दूसरे थॉट्स की ओर लेके चलते हैं आपको। मैं आपको दूसरी सच्चाई यहाँ पे बताता हूँ, या खुद ही चयन करो कि दोनों में से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है। अब हमारे पास बुध का लगन है, चाहे वो मिथुन लगन है चाहे वो कन्या लगन है। अब हम गुरु को केंद्राधिपति दोष लगाना चाहते हैं, तो गुरु को केंद्राधिपति दोष कहाँ पे लगेगा? तो दूसरा स्कूल ऑफ द थॉट्स कहता है कि केंद्राधिपति दोष का जो स्वामी है वो केंद्र में केंद्राधिपति दोष नहीं लगाता है, केंद्र से बाहर लगाता है। तो बाहर है, तीसरे घर में अगर गुरु बैठता है तो केंद्राधिपति दोष लगेगा। छठे घर में गुरु बैठता है तो केंद्राधिपति दोष लगेगा। आठवें घर में गुरु बैठता है केंद्राधिपति दोष लगेगा। 12वें घर में गुरु और बैठता है तो केंद्राधिपति दोष लगेगा। यानी केंद्र से बाहर पहले तो त्रिक भाव 6 8 12 में अगर गुरु बैठेगा तो केंद्राधिपति दोष लगेगा। फिर तीसरे घर में अगर बैठेगा तो केंद्राधिपति दोष लगेगा। तो आप ऐसे बहुत सारे चार्ट देखिए जिसमें मिथुन लग्न और कन्या लग्न है, जिसमें गुरु तीसरे घर में बैठा है, छठे में बैठा है या 8वें 12वें में बैठा, आपको केंद्राधिपति दोष की उसको परिभाषा लेकर चल सकते हैं और खुद एग्जामिन कीजिए कि केंद्र में बैठा हुआ शुभ परिणामों में कमी कर रहा है या केंद्र से बाहर बैठा हुआ शुभ परिणामों में कमी कर रहा है। तो उसमें भी आप यहाँ पर देखोगे। इसमें एक कंडीशन और होती है, अगर गुरु ग्रह नीच का हो जाता है तो वहां पर भी केंद्राधिपति दोष लग जाता है। तो गुरु ग्रह मिथुन लग्न में यहाँ पे नीच का होगा तो यहाँ तो केंद्राधिपति दोष लगना ही लगना है, क्योंकि यहाँ पर 8वें भाव में तो हमने पहले ही बताया है, और ऊपर से नीच का हो गया तो केंद्राधिपति दोष लगेगा। अगर ये यहाँ पर कन्या लगन बन जाता है तो यानी कन्या लगन में कहाँ आएगा? 6 7 8 9 10।
तो 5वें घर में गुरु को भी केंद्राधिपति दोष लग जाएगा अगर ये कन्या लगन की कुंडली बनती है। तो ऐसे में 3, 5, 6, 8, 12 ये 5 भावों में गुरु को केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। अब इसको उल्टा करके गुरु का लगन बना दीजिए, बुध में भी सेम कंडीशन वैसी ही रहेगी। तो बुध को केंद्र में लगेगा, एक स्कूल ये कहता है, दूसरा स्कूल कहता है 3, 6, 8, 12 में लगेगा। तो सच्चाई क्या है, इस बारे में कोई भी परिणाम भी नहीं मिलता। इसलिए केंद्र अधिपति जो दोष है वो पूर्ण रूप से सत्य है ही नहीं है। आपको सिर्फ चल रही महादशा के आधार पर कैलकुलेशन करनी है और निकालना है कि अगर गुरु की महादशा चल रही है, हमें अच्छा रिजल्ट दे रही है केंद्र में, तो ठीक है। अगर केंद्र में अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है तो ये देखें कि गुरु पर कौन कौन से ग्रहों के प्रभाव पड़ रहे हैं, गुरु किस राशि में है, उस राशि का स्वामी कहाँ पर बैठा है, और गुरु किस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र का स्वामी कहाँ पे बैठा है। तो वहीं पर आपको आंकलन हो जाएगा कि गुरु की महादशा अच्छी जाएगी या खराब जाएगी। लेकिन इसमें केंद्र अधिपति दोष को ही आधार मानकर हम अगर निष्कर्ष निकाले कि इसमें ही शुभ परिणामों में कमी आ जाएगी, तो बाकी ज्योतिष का कोई आधार नहीं रहता। तो यहाँ पर ये केंद्र अधिपति दोष जो मुझे लगता है, मुझे बिल्कुल भी रियल नहीं लगता। एक बस हम पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं केंद्र में है तो केंद्र में है, लेकिन किसी भी क्लासिक बुक में इसको पूर्ण रूप से नहीं लिखा गया, सिर्फ अधूरी बात देकर छोड़ा गया है, यानी एक ग्लिम्स दिया गया है, सच्चाई के साथ पूरा नहीं लिखा गया, डिकोड नहीं किया गया। लोगों ने अपनी अनुवादिक किताबों में या कुछ नए लेखकों ने अपने अंदाज में इसको प्रस्तुत किया है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल यही है कि केंद्राधिपति दोष कैसे बनता है, क्यों बनता है, इस पर कोई विवरण नहीं मिलता। तो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, आपको खुद ही चयन करना है कि किसके साथ चलना है। आप खुद ही प्रैक्टिकल 50-100 कुंडलियां देखें और निष्कर्ष पर आए। वैसे अगर निष्कर्ष पर नहीं भी आते तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको ग्रहों को जज करना आना चाहिए कि ग्रह हमें महादशा में कैसा फल देंगे। राशि और नक्षत्र को अगर साथ जोड़कर देखोगे तो वहीं से रिजल्ट मिल जाएगा। अब आपको ये दोष देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसे स्टडी के रूप में पढ़ने के लिए आपको केंद्राधिपति दोष को खुद ही अमल में लाना होगा कि ये कैसे बनता है, केंद्र से बाहर बनेगा या केंद्र पे बनेगा। मैं कैसे मानता हूं इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे मानने से भी 50% लोग एग्री नहीं होंगे, या मैं जो परिभाषा बताऊंगा उससे 50% लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो दोनों ही जब चीजें चलती हैं, 2 डिफरेंट चीजें चलती हैं, तो निष्कर्ष नहीं निकलता। आप YouTube पर हजारों वीडियो देख लीजिए केंद्राधिपति दोष, लेकिन कोई भी थ्योरी आपको सही नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। सब अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है किसी को नहीं मालूम। वैदिक एस्ट्रोलॉजर का महान से महान ज्ञाता भी इस सच्चाई को नहीं जानता है, यही कटु सत्य है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।